इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 5 यायावर साम्राज्य भाग 2। इसमें हम भूमिका और उसके बाद से पढ़ेंगे क्या क्या इसमें बताया जाता है। ऐसे हमें मंगोल साम्राज्य के बारे में इसमें ज्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसी के बारे में जानना है और कुछ लेखकों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्होंने इस सारे वृत्तांत को लिखा। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में, 13वीं शताब्दी जब शुरुआत हुआ था, आज से करीबन 800 वर्ष पहले, तो उस समय शुरुआती दौर में यूरो एशिया महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेशों में एक नई राजनीतिक शक्ति के उद्भव के एक बड़े खतरे का अनुभव किया कि अब उधर से यूरोप के तरफ से एक बहुत बड़ा खतरा हमारे तरफ आ रहा है। चंगेज खान की मृत्यु आपको 1227 में हो चुका था, लेकिन उससे पहले देखो, चंगेज खान ने मंगोल को संगठित किया और उसके बाद से पर चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता जो थी, दूर की सोच, तो वो बहुत व्यापक थी और बहुत दूर दूर का सोचता था कि हम इसको गुलाम बना लेंगे, उसको बना लेंगे। तो जितना आप देख रहे हो सब मंगोल साम्राज्य के अधीन आता था। नाम बता देते हैं आपको। मॉस्को रूसी सामंत देश, रूस का भी कुछ इलाका आता था। ऐसे रूस पूरा इलाका उसका ऊपर का आता है। मरवा, निदास, हिरात, फारस, ओरमुज, बगदाद देखो भारत से कितना दूर है, इधर है। तिब्बत के बाद चीन, तुर्फान, करासोमा, हंगजाओ और गुवांग जाओ, ये सब चाइना का इलाका है। चाइना का इलाका भी पूरा कब्जा करके वो लोग रखे थे। चलिए आगे देखते हैं। जो उसकी दूरदर्शिता जो थी, मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जनजातियों का एक बहुत बड़ा महासंघ मात्र बनने से कहीं अधिक दूरगामी थी। नहीं समझे? फिर से समझे। यहाँ पर देखो, मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश, मध्य एशिया में स्टेपी प्रदेश आओगे तो आपको हरियाणा और कश्मीर तक जाएगा। हरियाणा छोड़ दो, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर और नेपाल का भी कुछ इलाका उसमें आता था। तो ये सब उन लोगों का कब्जा था और मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था और वो बोलता था कि मुझे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश मिला है। और हर जगह पर वही बोलता था कि हमें ईश्वर ने भेजा है तुम लोगों को दंडित करने के लिए। अगर ईश्वर नहीं भेजता तब नहीं आते। बात भी सही था, भगवान साथ नहीं देगा तो कोई उतना ज्यादा फले फूलेगा थोड़े। लेकिन फिर भी बहुत कत्लेआम मचाया था उसने। तभी यहाँ पर देखा जाए तो उसका अपना जीवन जो था, मंगोल जातियों पर कब्जा जमाया और साम्राज्य संकलन क्षेत्र, जो क्षेत्र जीतता था, जैसे उत्तरी चीन, तुरान को आज के नाम से क्या बोलते हैं, ट्रांसोक्सियान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेप क्षेत्र प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बिताया था। उसने अपना सारा जीवन उसी में अपना बिताया। तथापि देखा जाए तो उनके वंशजों ने इस क्षेत्र से, जो भी उनका बेटा बेटी था सब वंशज, तो इस क्षेत्र से आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया, मतलब उनके स्वप्न को पूरा किया, चंगेज खान के स्वप्न को, एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण उन लोगों ने किया, चंगेज खान के वंशजों ने। और चंगेज खान के आदर्श के मुताबिक देखा जाए तो उसके पोते का नाम था मोनके, ठीक है, जिसका मतलब उसका शासन व्यवस्था था 1251 से लेकर 60 तक, ठीक है। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ऊपर देखो, चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुआ था, ठीक है। और चंगेज खान की मृत्यु कोई यह नहीं कि लड़ाई में लड़कर हुआ था। चंगेज खान वृद्ध होकर मरा है और घोड़े ने उसको पटक दिया तब मरा, इसी तरह नहीं मरा है वो, समझ लिए? हाँ, तो उसने फ्रांस के शासक लुई नौवे को उसने चेतावनी दी, जो राजा 1226 से लेकर 70 के बीच में वो राज करते थे, तो उनको चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है, स्वर्ग में देखा जाता है केवल आकाश है और पृथ्वी पर केवल एक अधिपत्य चंगेज खान और उनके स्वर्गीय पुत्र का है, मतलब उसका बाप और उसके दादा का है। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा,
खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। कहां से? जिधर से सूर्योदय होता है, जहां से सूर्यास्त खत्म हो गया, ठीक है। तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। खुश रहेगा तो हम बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने तथा आपने ये कह दिया कि शाश्वत स्वर्ग की ज्ञाप्ति को समझ लिया है, मतलब शाश्वत स्वर्ग के बारे में समझ लिया है, और फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए, मतलब जो मैंने बात बोला आपने उसको समझ लिया, फिर भी उस बात पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं कि चलो भैया तुम जरूरी नहीं है, तुमको ध्यान नहीं देंगे, और केवल यह कह देना कि हमारा देश बहुत दूर है, हमारे पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे विराट हैं और हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे सामने सैन्य बल, आप हमारे सामने सेना लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब सीधा बात है कि हम जंग लड़ेंगे। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है, मतलब आकाश को भी पता है, जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट बनाया, जो दूर है उसको निकट बनाया, और उसके बाद का जवाब हम देंगे। तो इसी ही प्रकार का वो धमकी देता था कि लोग डर जाते थे, शासक डर जाते थे। ये केवल कौड़ी ऐना वैना धमकी नहीं था, ये कौड़ी धमकियां ही नहीं थी। चंगेज खान के एक दूसरे पोते, उसका नाम था बाटू, तो बाटू ने अपने 1236 से लेकर 41 के अभियानों में रूस की भूमि को, रूस के जितना भी भूमि था, तो रूस के भूमि को मॉस्को तक रौंद डाला, मॉस्को तक बर्बाद कर डाला, और पोलैंड हेनरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर, वियना एक जगह है, तो वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। कहां तक? मॉस्को तक रौंद डाला। उसके बाद से पोलैंड, हंगरी, ये दो पर कब्जा कर लिया और वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया, अपना छावनी बना लिया। और 13वीं शताब्दी तक यह मतलब 13वीं शताब्दी जब आया तो यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोल के पक्ष में था। मतलब ये पूरा आकाश जहां तक दिख रहा है मंगोल के, क्या मंगोल के दुनिया में ही वो सब चीज था, मतलब मंगोल के पक्ष में ही था। चीन का अधिकांश भाग जिसे में मध्य पूर्वी एशिया, मतलब चीन का पूरा इलाका, और यूरोप, यह मानते हुए कि चंगेज खान की आबादी दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है, दुनिया पर विजय मतलब ईश्वर का गुस्सा है, और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। और बाकी लोग मान भी लेते थे कि वो कयामत मतलब प्रलय के दिन का शुरुआत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पर समझो कि फिर वो बोलना क्या चाहते थे। तो चीन के अधिकांश भाग पर उसने कब्जा कर लिया था। मध्य पूर्वी एशिया, तो एशिया का मध्य भाग, और यूरोप, यह मानने लगे थे, मध्य पूर्वी एशिया, चाइना वाले और यूरोप वाले यह मानने लगे थे कि चंगेज खान की जो आबादी है दुनिया पर विजय पाने के लिए है, दुनिया पर विजय और कयामत के दिन की शुरुआत है। मतलब समझ लो कि ईश्वर का गुस्सा है वो सीधा तरीका से। और एक तरीके से देखा जाए तो इतना ज्यादा कोई फलता फूलता क्यों है? उसको जब तक इंटरनली सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक उसको बाहरी दुनिया सपोर्ट नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा, अब भगवान होते हैं तो उनको सुरक्षा नहीं देते, तो उतना ज्यादा एरिया पर, इलाके पर कब्जा कैसे करता? बहादुर था, मानते थे, उसके वंशज बहादुर थे, मानते थे, लेकिन उसने बहादुरी तो दिखाई ना, कैसे दिखाई? तो ये लोग मान चुके थे कि वो ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत की दिन की शुरुआत है। और सही बात में बताऊं तो उस समय से ही कलयुग चालू हो गया था, और कलयुग का चालू हुआ था कितना 1000 साल हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बुखारा पर कब्जा। तो फिर बुखारा पर भी कब्जा किया, कैसे? पूर्ववर्ती पूरब का इलाका, पूर्ववर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासक जो हुआ करते थे, तो उसके एक फारसी इतिवृत्तिकार मतलब इतिहासकार, जिसका नाम था जुवैनी। तो जुवैनी ने 1220 में बुखारा पर विजय का एक वृतांत बताया, एक वहां पर उसकी समरी बताई, लिखा हुआ बताया। और जुवैनी के कथा अनुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया, जहां पर उत्सव मनाया जाता था, वहां पर गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी
एकत्रित थे। नगर के धनी व्यापारी वहां पर इकट्ठे थे, उनको इकट्ठा किया गया था। उसने उन्हें संबोधित कर रहा था कि अरे लोग, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, और तुमसे जो अधिक संपन्न होगा, जो तुम लोगों में सबसे ज्यादा संपन्न लोग हैं, उन्होंने सबसे अधिक पाप किया है। अगर तुम मुझे पूछो कि इसका मेरे पास क्या परिणाम है और क्या प्रमाण है आपके पास, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं तुम्हारे लिए। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। यहाँ पर साफ बताया जाता है कि अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर, नगर का क्या हुआ, पूछने पर उसने उत्तर दिया कि वे नगर आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध कर दिया और लूटा और वहां से चला गया। तो उसका काम यही था, लूटेगा चला जाएगा। कब्जा करना तो उसका भाई जिम्मा ही नहीं था। कब्जा क्या करे, मारेंगे काटेंगे चले जाएंगे वापस। बाकी सब कब्जा मारा है, कोई इस पर आधिपत्य नहीं जमा सकता है, उसका साफ कहना था। यदि यह मान ले कि क्रियाकलाप देखो, यदि यह मान ले कि जुवैनी का बुखारा पर कब्जे का वृत्तांत सही है, तो कल्पना करें कि आप बुखारा और खुरासान के निवासी हैं। कल्पना करो कि आप बुखारा और खुरासान के निवासी हो, रहते हो और ऐसा भाषण सुन रहे हो, तो उस भाषण का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो पता है मैं क्या करता, हाँ मुझे पता है मैं क्या करता, मैं भी उनके साथ मिल जाता। अरे मरने से अच्छा है कि बाकी सब देकर मिल जाओ उनके साथ, नौकरी वोकरी कर लो। तो देखो, राजनीति वही करता है जो समय के अनुसार पलटना जानता है, समय के अनुसार बलिदान करना जानता है। जो बलिदान करना भूल गया वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। बलिदान कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए बलिदान जरूरी है। आप समझो कि आप एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या खो सकते हो, हम बताते हैं। गर्लफ्रेंड खो सकते हो, छोड़ सकते हो। हाँ नहीं छोड़ोगे ठीक है, आजकल तो आप लोग का नया ड्रामा चलता है, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन उसको एक लिमिट कर सकते हो, टाइम दे सकते हो कि इतना बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा काम कर सकते हो, मोबाइल से दूर रहो। मैं भी चाहता हूँ कि मोबाइल से दूर रहूं, लेकिन कभी कभी मैं भी भटक जाता हूँ। चलो आप भी भटक जाना कभी कभी, लेकिन फिर दिमाग को बोला नहीं रे, गलत दिशा में चले गए थे, सही में आ जाओ। हाँ ऐसे बोल को फिर वापस आ जाओ। मंगोल ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता थे सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंगोल ने जिस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया, उस पर दूसरे जो विश्व विजेता थे सिकंदर की जो उपलब्धियां थी वो छोटा हो गई मंगोल के सामने। क्वेश्चन है, ये नहीं कि जवाब ही यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि सिकंदर भी बापू था, मंगोल के बापू था। मंगोल तो चंगेज खान, उसका बेटा, उसका पोता, ये सब राज किए ना। सिकंदर तो अकेले राज किया, उसके बाद से उसका बेटा वटी अलग बात है। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर का हुआ, वो तो अलग राज किया, लेकिन सिकंदर एक ऐसा था कि पूरे विश्व पर राज किया अकेले। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि मंगोल ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। यहाँ पर बताना है किस प्रकार। तो जो उसने लिखवाया था उसके अनुसार ये सब बदलाव हुए थे। और पूर्वी औद्योगिक काल में देखा जाए तो पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, मतलब पूरा नहीं कर पा रहा था, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के एक शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया। मतलब कौन सा नीति, कौन सा कौशल का इस्तेमाल करते थे अपने साम्राज्य पर नियंत्रण शासन व्यवस्था करने के लिए। चलिए यहां से आता है अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। ऐसा एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवी अधिकार के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक तथा धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा, ये बताना है। और
उसकी राज्य सत्ता इम्पीरियम, तो उसकी राज्य सत्ता के विकास में इस बहुविधता का क्या हुआ। वो साफ साफ बोलता था कि जिस जगह पर हम कब्जा कर लिए उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अरे बहुत खतरनाक था, मारने के लिए तो बहुत आगे था। लेकिन अपने पास भी कम नहीं थे, अपने पास भी बहुत लोग थे। जैसे में सिकंदर ही हो गए, अशोक हो गए। अशोक तो उस समय नहीं था, अशोक तो बाद में आए थे। अशोक और पहले की कहानी है, आज से करीबन 2600 वर्ष पहले अशोक साम्राज्य की कहानी है। लेकिन इनका भाई नया है। उसके बाद से फला फुनपा कौन, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन, अकबर। अकबर के बाद अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मोहम्मद एक नाम था, मैं भूल गया नाम उसको, कभी नाम बहादुर शाह, हाँ मोहम्मद बहादुर शाह। तो ये सब एक राज किए थे। बहादुर खान शाह की बहादुर शाह खान नाम था, ऐसे ही नाम है। जो भी मंगोलों तथा चंगेज खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे। शुरुआती सवाल की कैसे शुरुआत करेंगे, मंगोल कौन थे, चंगेज खान का सत्ता कैसे शामिल हुआ, चंगेज खान राजनीति में कैसे आया। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न हम धीरे धीरे पूछ सकते हैं। वे कहाँ रहते थे और उनके संबंध किनके साथ थे, और उनके समाज और राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली है। और चंगेज खान की जो उसकी जो पत्नी थी, तो पत्नी का एक बार अपहरण कर लिया गया था। मतलब उन्हीं के पड़ोसी कबीले वाले ने अपहरण कर लिया और उसकी शादी किसी और से करवा दिया। अपहरण करके शादी किसी और से करवा दिया। चंगेज खान ने उसी रात को अपनी पत्नी को भी छुड़ा लिया और पूरा वो कबीला को तहस नहस कर दिया और फिर शादी कर लिया अपने पत्नी से। बहुत पहुंचे हुए फकीर थे जी। आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करोगे ना तो घर पे जूता लाठी चप्पल डंडा सब पड़ेगा। स्कूल में जाओगे तो लोग, मतलब जो आपके क्लासमेट हैं, टीचर हैं, वो अलग से शर्मिंदा करेंगे आपको। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, इसमें समझ में आएगा कि मंगोलों की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। सामाजिक और राजनीतिक में तो भैया वो महारत थे, लेकिन सामाजिक उनकी पृष्ठभूमि उतना अच्छा नहीं था। मंगोल विविध जन समुदायों का एक निकाय था, अलग अलग समुदायों का वो संगठन था। ये लोगों की बात कर ले तो पूरब में चले जाओ तो ततारा, खितान और मंचू लोगों से मतलब वहां तक था। और पश्चिम में जाओगे तो तुर्की कबीलों के भाषागत समानता, भाषा की वजह से थोड़ा समानता थी। समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे इनके। और कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। कुछ पशुपालक थे तो कुछ शिकारी करने वाले लोग हुआ करते थे, शिकार करते थे केवल। तो पशुपालक में क्या पालते थे, घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी, ऊंटों को भी पालते थे और उनका यायावरीकरण मतलब व्यापारीकरण करते थे। ठीक है, यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि, मध्य एशिया में जो चरने वाली भूमि होती है जहां पर हरी भरी घास हुआ करती थी, तो चरण भूमि में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। आज भी उसको मंगोलिया राज्य के अधीन ही माना जाता है, लेकिन उसका अलग अलग सब कंट्री हो गया है, पहले नहीं था। इस क्षेत्र का परिदृश्य जो है आज जैसा ही अत्यंत मनोहर था। और इस क्षेत्र का जो परिदृश्य मतलब पूरा इलाका जो देखने के लिए मिलता है, जिस तरह आज है पहले भी वैसा ही था। और कुछ आगे की बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो क्षितिज अलग प्रकार लेकिन अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था। लहरिया मैदान जहाँ पर घास ऐसा होता था कि खाने लायक घास भी हो, पूरा पानी वाला इलाका भी हो, तो वैसे मैदानों में घिरा हुआ करता था, वैसा ही इलाका था। जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ियों की बर्फीली चोटियां, अल्ताई पहाड़ का जो बर्फीली चोटियां थी वो आपको पश्चिम में पड़ेगा। और दक्षिण भाग में शुष्क गोबी, दक्षिण भाग में जाओगे तो शुष्क गोबी का मरुस्थल जिसके उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में ओनोन और
सेलेंगा जैसे नदियां और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरने के पानी से सिंचित हो रहा था। और आप उसके दक्षिण में चले जाओ तो आपको उधर क्या मिलेगा? उधर आपको मिलेगा क्या चीज? शुष्क जमीन, जिसमें आपको मरुस्थल रेगिस्तान आ जाएंगे। और उत्तर और पश्चिम में जाओगे तो आपको नदी मिलेगा, दो नदी मिलेगा। कौन सा नदी मिलेगा? तो उनोन नदी और सेलेंगा नदी, आपको दो मिलेंगे। और बर्फीली पहाड़ियों से जो झरना गिरता है वो झरना भी आपको उधर देखने को मिलेगा। और पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान, पशुचारण के लिए उधर अनेक घास से भरा हुआ मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल वस्तुओं में उपलब्ध हुआ करते थे उधर। मतलब जानवरों को चराने के लिए घास और इंसानों को खाने के लिए उधर के जानवर। शिकारी संग्राहक लोग जो हुआ करते थे पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। और जो शिकारी लोग थे पशुपालक कबीले के आवास क्षेत्र में, मतलब वो उत्तर में साइबेरिया के जंगलों में वो लोग रहा करते थे। आज साइबेरिया अलग हो चुका है, इसलिए साइबेरिया के नाम से उसको जानते हैं। कभी जाओ साइबेरिया तो हमें बताना कि मैंने गया था। ये देख लो आप, ओनोन नदी के मैदान है जहां पर जानवर भी दिख रहा है आपको, इधर एगो छोटा सा है। और ये घास वाला मैदान है, खाने पीने वाला। और इधर पूरब के तरफ जो सामने दिख रहा है ना, इधर सूर्य निकल रहा है। हाँ, इधर से झरना भी आपको नीचे आता होगा, उसी का पानी इधर दिख रहा है आपको। बहुत अच्छा जगह होता है, आप यहाँ पर जाके घूम सकते हो। हाँ, मुझे भी लेकर जाना है तो आप लेकर चल सकते हो, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरे साथ चलिए ना, घूम कर आने चलेंगे। हाँ, पता है खर्चा मेरा ही करवाओगे सब, कोई बात नहीं, अगले जन्म में हम सुन लेंगे सब। चलिए आगे देखते हैं। उसके पहले मैं इधर का बता देता हूँ। नीचे मध्य एशिया स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। और इन सारे परिसंघों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया और न ही यह क्षेत्रफल में सामान्य थे और न ही इसका आंतरिक संगठन जो था एक जैसा जटिल था। यद्यपि देखा जाए तो उनका यायावरी जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों पर जाएंगे तो उसका प्रभाव अलग अलग था। जैसे में देख लो, सियुंगनू जो 200 ईसा पूर्व तुर्क में थे। और जुआन मतलब 400 ईस्वी मंगोल में ये सब रहा करते थे। और अफ्थलेट हुन 400 ईस्वी मंगोल। और चूचे आपको चाइना के इलाका में रहते थे, जो तुर्क के इलाका में आ जाता है 550 ईस्वी में, ठीक है। और उइगुर आपको मिलेंगे कहा 740 ईस्वी में, तुर्क में वो थे। और तिखान, इसका अलग अलग व्याख्यान आपको शायद इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन शायद आपको 12वीं में दे दिया जाए, लेकिन 12वीं में भी ये नहीं है, मैंने पढ़ा है किताब। लेकिन कभी कभी इन लोगों का नाम मिल जाता है। ये खितान मिलेगा आपको। तो खितान जो 940 से मंगोल के थे, ठीक है। उस समय इलाके में अपना अलग अलग प्रभाव डालते थे, अलग अलग उनका उधर का समाज था। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब थे। और जो पशुपालक थे जो इधर पहाड़ी इलाके में रहते थे, जो साइबेरिया की तरफ चले जाते थे, तो पशुपालक से भी गरीब हुआ करते थे। और देखा जाए तो गर्मी के समय में पकड़े हुए जानवरों के खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे, मतलब अपनी जीवन बिताते थे खाल बेच कर। क्योंकि जानवर को मार देते थे लेकिन खाला को बचा कर रखता था सब बेचने के लिए, जूता बनता था और अनेकों प्रकार के सजाने के लिए सामान बनते थे उस समय भी। और इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में, अधिकतम ज्यादा और कम सबसे कम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। और कठोर और लंबे शीत के मैदान अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि लाती थी। मतलब नहीं समझते हैं। ये जो मौसम हुआ करता था उधर का, पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कैसे? कठोर और लंबे शीत, कठोर बहुत ज्यादा और लंबे शीत के मौसम में बहुत ज्यादा दिन तक ये सब ठंडी के मौसम रहता था।
उसके बाद भी अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की, अल्पकालीन थोड़े समय के लिए, और छोटे छोटे गर्मियों के पदार्थ के लिए कुछ आग लगा दो। चाहे गर्मी का मौसम ही आ गया, लेकिन मौसम का नहीं बता रहा है। शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी, लेकिन थोड़ा समय के लिए गर्मी का मौसम आता था। और चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधि में, और चरण वाले क्षेत्र में साल के बहुत कम समय में ही कृषि करना वहां पर संभव हो पाता था। और पूरा मंगोलों ने, जितने भी मंगोल थे, तो पूरा मंगोलों, लेकिन यहाँ पर है कि परंतु मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत, पश्चिम में जो तुर्क थे उनके विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया। ये लोग कृषि कार्य को नहीं अपनाते थे, लूट लेते थे। न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थे। परिणाम स्वरूप देखें, उसके पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियरिफाई कर दूं, समझा दूं कि वो ना ही कृषि खेती बाड़ी करते थे, ना ही पशु चराते थे, ना ही शिकारी करते थे। मतलब नहीं वो शिकार पर जाते थे, ना ही शिकार करते थे। ठीक है, उनका अर्थव्यवस्था घना भी नहीं था कि कुछ कर पावे। परिणाम स्वरूप हम देखेंगे तो इन क्षेत्रों में कोई नगर वहां पर उभर नहीं पाया था। और मंगोल तंबुओं और जरो, मंगोल तंबू कहीं कहीं लगा कर रह जाते थे, चाहे कहीं कोई गुफा होता था तो उसमें चले जाते थे, तो जरो में निवास करते थे। चाहे पेड़ को काट के कुछ बना लेंगे, वहां पर रह लेंगे, और अपने पशुधन के साथ, अपना जो उनका पशुधन था, पशु था, तो उसके साथ शीतकालीन निवास स्थल से गर्म मतलब ग्रीष्मकालीन चरण भूमि की ओर चले जाते। जब ठंडा वाले मौसम में ज्यादा ठंडा होता था तो उधर से निकलकर गर्मी वाले इलाके में चले जाते थे, और फिर जब उधर नॉर्मल दिन आ जाएगा, एकदम मतलब ठंडा खत्म हो जाएगा, तो फिर रिटर्न आ जाएंगे उधर से। तो ऐसा ही इनका जीवन व्यापक होता था, जीवन बिताते थे। यहाँ पर है कि निर्जातीय, निर्जातीय मतलब उस जात का नहीं है, अलग जात का। तो निर्जातीय और भाषीय संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था। कैसे? पर उपलब्ध धार्मिक संगठनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। अलग अलग पितृपक्षीय वंशों में उनका पूरा समाज अलग अलग इलाके में फैला हुआ था और बटा भी हुआ था, विभाजित था, अलग अलग। धनी परिवार विशाल होते थे, बहुत बड़ा होता था, और उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। और इसके कारण देखा जाए तो उनके अनेक अनुयायी होते थे, मतलब उनके नौकर चाकर बहुत ज्यादा होते थे, समर्थक भी होते थे, और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। और जो उनके इलाके में जो उनका राजनीति होता था, शासन व्यवस्था होता था, तो उसमें उन्हीं का दबदबा होता था, वही मजबूत होते थे। समय समय पर देखा जाए तो आने वाली प्राकृतिक आपदा जैसे भीषण शीत ऋतु, आने वाला जो आपदा क्या था, भीषण भीषण ठंडी वाला मौसम, तो उसके दौरान एकत्रित की गई शिकार संग्रामिक, जो वो शिकार इकट्ठा करते थे, संग्रहित करते थे, तो उसको और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में, अथवा वर्षा के होने पर घास के मैदान के सूख जाने पर, जब पानी बरसता था तो घास का मैदान सूख जाता था, क्योंकि पानी उसमें बहुत ज्यादा भर जाते थे। तो सूख जाने पर उन्हें क्या किए, चारागाहों की खोज में, जहां पर चरने लायक भूमि हो, तो चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था उनको, इधर उधर भटकते थे। और इस दौरान उनमें संघर्ष होता था, लड़ाई होता था, इधर से हम जाएंगे, पीछे हट, तू पीछे हट, तू पीछे हट, ऐसे उसमें लड़ाई भी हो जाते थे। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते रहते थे। प्रायः देखा जाए तो परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे, कि जो बड़ा बड़ा कुल है, बड़ा बड़ा लोग है, शासन व्यवस्था बरकरार रखते हैं, तो उनसे ये लोग मित्रता कर लेते थे। चाहे उनके संग रहते थे, चाहे कुछ अपने घर के बाल बच्चों को, चाहे बेटा बेटी को शादी करवा देंगे तो ऐसे ही साथ रहेंगे। तो ऐसे रीति रिवाज हुआ करता था। पहले शादी का मतलब यही था कि दो संबंधों, दो रीति रिवाजों को, दो परिवारों को जोड़ देना। लेकिन आज तो शादी विवाह को सब खेल बना दिए हैं, क्या बड़ा बूढ़ा कोई भी सब खेल बना दिया है।
कुछ आपदाओं को छोड़कर देखा जाए तो ऐसे परिसंघ प्रायः यहाँ पर बहुत छोटे और अल्पकालीन होते थे और मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अटीला 5वीं शताब्दी के अटीला द्वारा, अटीला की मृत्यु 453 में हो चुकी थी, तो अटीला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। जितना बड़ा अटीला राज्य बनाया था उतना बड़ा मंगोल का राजा चंगेज खान और उसके बेटे और उसके पोते ने बना डाला था। और ये तीनों मिलते थे तो भैया बहुत खतरनाक हुआ करते थे। लेकिन पहले दादा मर गया, फिर बाप मर गया, फिर पोता मर गया, तो ऐसे धीरे धीरे सब करके मर गए। फिर मंगोल शासन खत्म हो गया, मंगोल शासन पे कोई और राज्य करने लगा, आज वहां पर कोई और राज्य करता है। तो क्या है, जो काम तूने आज किया वही काम कल कोई और करेगा, फिर कोई तीसरा करेगा। जो काम को तुम आज किए वही काम कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। किस चीज का तुम्हें टेंशन, किस चीज का स्वार्थ है तुम्हें? आज जो तुम्हारा है कल तुम्हारा नहीं रहेगा। यही तो है परिवर्तन का नियम। इसलिए परिवर्तन के नियम का बदलाव मत करो, जैसा हो रहा है होने दो और एकदम खुशहाल रहो, बांट कर जिंदगी बिताओ, सुख से जिंदगी बिताओ, कुछ जमाओ नहीं, क्योंकि जमाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। बेटे बेटी के लिए क्या जमाना, सारा कमा लेगा सब अपना, अपने लिए जमाओ, अपनी खुशियां को जियो, अपने खुशियों को मनाओ। दूसरे की खुशी के चक्कर में रहोगे तो अपना खुशी का गला घोट डालोगे। अटीला के द्वारा बनाए गए परिसंघ के विपरीत देखा जाए तो चंगेज खान की जो राजनीतिक व्यवस्था थी बहुत अधिक अस्थायी थी, मतलब एक जगह पर थी। और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद, चंगेज खान के मरने के बाद भी यह कायम रही और फली फूली आज तक भी है। और यह व्यवस्था इतनी अस्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप देशों के उन्नत शास्त्रों से लैस, समझो कि आप चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के सभी शस्त्र इसके पास थे, तो शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी ये पूरी साम्राज्य। जितना बड़ा साम्राज्य राजनीतिक व्यवस्था थी चंगेज खान की, मतलब मंगोल की। तो मंगोलों ने इन क्षेत्रों में, जो भी मंगोल हुआ करते थे, तो इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही जटिल कृषि व्यवस्थाएं, चाहे अर्थव्यवस्था यहाँ पर लिखा गया है, तो जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं एवं नगरीय आवास, मतलब स्थानबद्ध समाजों, इसको इंग्लिश में बोले तो सेडेंटरी सोसाइटी का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया और इसको बनाया भी। और मंगोल के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके, फिर से समझो कि मंगोल के अपने सामाजिक अनुभव थे और रहने के तौर तरीके इसने बिल्कुल ही भिन्न थे, अलग थे, लेकिन इसने पूरा समाज को स्थापित किया भी। ऐसा नहीं कि छोड़कर चला गया, ये छोड़कर जाने वाले में से नहीं थे, वो पकड़ कर रखने वाले में से थे। तो इतना करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। आगे हम देखेंगे तो यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा भिन्न थे, पर ये दोनों समाज जो थे एक दूसरे के व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। मतलब ये जो यायावरी समाज थी, चाहे इनका चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य था, ये ज्यादा इधर उधर नहीं थे, इनकी सबकी व्यवस्था अलग अलग नहीं थी ज्यादा, मतलब कोई 3 कोई 13 नहीं था, मतलब सामान्य थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव था इनके में। कारणवा तो वही था, सब काम वही करते थे, लेकिन थोड़ा मोड़ा बदलाव उसमें था। वास्तव में देखा जाए तो स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए अनेक पड़ोसी उनके मिल गए। अनेक पड़ोसी चीन के अस्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था, उनके जो पड़ोसी अस्थायी पड़ोसी थे उनके पास जाना पड़ता था, जो चीन के थे। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी था। और यायावर जो कबीला हुआ करता था, तो कबीले खेती से प्राप्त उत्पादकों को, जो खेती से इनको मिलता था, तो उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे, मतलब बेचते थे, उससे आदान प्रदान कर लेते थे। क्योंकि
उत्पादक सामान लाएंगे, लोहे के उपकरण लाएंगे, औजार लाएंगे, जिसको अब लाएंगे तो भैया बेचेंगे भी, और नहीं तो उससे जानवर को मारेंगे, कुछ करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, उसका सामान बेचेंगे। और आगे देखा जाए तो उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि दोनों पक्ष जो थे, दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी करते रहते थे और कर बैठते थे, जिसके वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो वे अपनी चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्त रखने के लिए मजबूर कर देते थे कि भैया इतना चीज होगा तो होगा, शर्त रखकर व्यापार होता था। लेकिन बाद में सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया सब। और कभी कभी देखेंगे तो ये लोग जो थे व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने में लग जाते थे, लूटपाट करने लगते थे। व्यापारिक संगठन खत्म, मार गया, लूटपाट करो। मंगोलों का जीवन जो था अस्त व्यस्त होने पर ही मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो चीनी लोग जो थे अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे और इन सीमावर्तीय झड़पों से, सीमावर्तीय झड़प का जी आगे देखते हैं, इन सीमावर्तीय झड़पों से अस्थाई समाज कमजोर होने पड़ा। और ये जितना झड़प मतलब झगड़ा जो हुआ था, जो लड़ाई हुआ, उसके वजह से स्थानीय समाज जो था कमजोर हो गया। उन्होंने कृषि को व्यवस्थित कर दिया। क्या कर दिया? कृषि को अव्यवस्थित कर दिया, कृषि भंग कर दिए। अब लड़ाई होगा तो सबसे इधर उधर तो होगा ही। नगरों को लूटा, खेती बाड़ी को सब बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर देखा जाए तो यायावर जो इधर से उधर जाते थे अपना पशु चराने के लिए, व्यापार करने के लिए, यायावर लूटपाट का संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे। क्या भाग जाते थे? जहां पर लूटपाट होता था उधर से दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। और यायावर जल्दी भागते थे क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में जानवर हुआ करते थे। अगर जानवर का मर्डर हो गया, जानवर मार दिए गए, उनका जो गाय, भैंस, बकरा, बकरी, भेड़, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट, गधा, गधई, ये सब लेकर नहीं भागते थे, ये सब मर जाते थे, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि नुकसान से बचने के लिए वह भाग जाते थे, जिनसे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। और अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासक कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। समझो यहाँ पर कि अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंचा, क्योंकि जब भागते थे, आते थे तो बहुत ज्यादा बर्बाद भी कर देते थे। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से करीबन कितना 2800 वर्ष पहले, आज से 2800 वर्ष पहले ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदी का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया। रक्षा के रूप में किलाबंदी के लिए क्या बनाए गए? बाउंड्री बनाया गया। बाउंड्री मतलब चारों तरफ से उसको घेर दिया गया, जिसे आप चीन का दीवार के नाम से जानते हो। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदी का एकीकरण सामान्य संरक्षण मतलब केवल रक्षा करने के लिए काम में आने लगा कि रक्षा किया जाएगा, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। और उत्तरी चीन के कृषक समाज पर जाओगे तो यायावरों द्वारा लगातार हुए मामलों और उनसे पनपते हुए अस्थिरता और भय का यह एक प्रभावशाली साक्ष्य है। नहीं समझे? यहाँ पर आप समझना, ये जो चीन की दीवार थी क्यों बनाया गया था? चीन की दीवार इसलिए बनाए गए थे कि बाहर के आक्रमणकारी इस बार आक्रमण ना करें, और आक्रमण ना करेंगे तो हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। और ये दीवार जहां से बन जा रहा है वहां से अपना कब्जा चालू हो गया, इनका यह मानना भी था। ठीक है, यहाँ पर साफ मालूम चलता है कि इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए अस्थाई व्यवस्था, जो अस्थाई व्यवस्था थी, अस्थाई भय था, उसको खत्म करने के लिए ही एक प्रभावशाली, चाक्षुष और
साक्ष्य यहाँ पर प्रतीक के रूप में देखता है तो चीन का दीवार के रूप में उसको हम लोग देखते हैं। चीन की महान दीवार डर के मारे बनाया गया था कि हमारे जितने भी लोग हैं सुरक्षित रहें। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ही बाउंड्री को बनाया गया था। आप भी अपनी बाउंड्री इसीलिए बनवाते हो, उसमें तो भंगड़ा करते नहीं हो। तो यही है चीन की दीवार, जो आप आसानी से गूगल मैप पर भी देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो और देखो भी, मजा आएगा। आगे देखते हैं चंगेज खान का जीवन वृत्तांत, जिसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे, जिसमें मालूम चलेगा कि चंगेज खान के जीवन कैसा बीता, कैसी शुरुआत हुई, कैसा अंत हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, हमको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की टीम आपको तुरंत यहाँ से रिप्लाई दे देगी विद इन 24 आवर, 24 घंटा के अंदर। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।